आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा के बारे में पढ़ेंगे या हिंदी साहित्य का इतिहास किस प्रकार लिखा गया। बहुत बार ये डाउट आता है, बहुत बार ये संशय रहता है बच्चों को कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या केवल रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक है जो श्री रामचंद्र जी शुक्ल द्वारा लिखी गई थी। ये सबसे ज़्यादा मान्य, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकेट, जिसको पढ़ने के बाद कोई विरोधाभास, कोई मन में संशय नहीं रहता। क्या हिंदी साहित्य का इतिहास केवल रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा ही लिखा गया? लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की जो प्रक्रिया है वो 19वीं सदी से पूर्व प्रारंभ हो गई थी। 19वीं सदी से लेकर रामचंद्र शुक्ल जी के बाद भी हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा आदि इन सभी लोगों के द्वारा भी इतिहास लिखा गया। तो 19वीं सदी से लेकर आज तक जो इतिहास लिखा गया उसकी परंपरा कैसी रही, किस तरह वो इतिहास लिखा गया, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। तो 19वीं सदी में से पूर्व जो ग्रंथों की रचना की गई थी, इनमें 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कविमाल आदि अनेक और भी ग्रंथ हैं जो लिखी गए थे। इनमें कवियों के जीवन व्रत व कवित्व का परिचय दिया था। रचनाओं में कालक्रम और संसंबत का अभाव था, इसलिए जब कालक्रम और संसंबत का अभाव है तो इस कारण इनको ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं हो पाई थी, तो इन्हें बहुत ऑथेंटिकेट नहीं माना गया। फिर इसके बाद शुरुआत होती है, एक फ्रेंच विद्वान थे गारसा द तासी। प्रथम प्रयास हिंदी साहित्य लेखन का प्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी द्वारा किया गया। गारसा द तासी ने फ्रेंच भाषा में इस्त्वार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार किया गया। जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें जिस कवि का नाम जिस वर्ण पर है उसी के अनुसार किया गया था। तासी के इस ग्रंथ का प्रथम भाग 1829 में तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद इस ग्रंथ का एस्त्वार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी जो ग्रंथ गारसा द तासी ने लिखा था, इसका दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ, जिसके तीन खंडों में विभाजित किया था और कुछ संशोधन किए गए थे। तो ये क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि प्रथम प्रयास जो था किस फ्रेंच विद्वान द्वारा किया गया था। आप नेट दे रहे हैं या टेट दे रहे हैं या किसी स्टेट का टेट दे रहे हैं, केवी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी में इस तरह के जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं अपने हिंदी साहित्य में कि प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया और इसका जो प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ इनके ग्रंथ का, द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ। तीसरा प्रश्न बनता है कि जो दूसरा संस्करण आया गारसा द तासी के जो ग्रंथ है उसका द्वितीय संस्करण कब आया, 1871 में आया। तो इस ग्रंथ का महत्व क्या है? इसमें सर्वप्रथम हिंदी काव्य का इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण किया गया था। और अगर इसकी त्रुटियां बताई जाएं तो कि इसमें त्रुटियां क्या थी, तो कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णक्रम को महत्व दिया गया था। कालक्रम व युग प्रवृत्तियों के विवेचन का कोई प्रयास नहीं किया गया था। इसमें कालक्रम को प्रस्तुत नहीं किया गया था कि भाई ये कवि उस कालक्रम में के हैं, ये कवि इस कालक्रम के हुए,
तो और ना ही युग प्रवृत्तियाँ, युग प्रवृत्ति किसको कहेंगे, जिस समय पर जो प्रवृत्ति समाज में हावी हो रही है या समाज में चल रही है उसे कहेंगे युग प्रवृत्ति। तो इस प्रकार की प्रवृत्तियों का और कार्यक्रम का विवेचन नहीं किया गया था और हिंदी के कवियों में इधर उधर के जो उर्दू भाषा के और कुछ कवि थे उनको मिला दिया था। अब कहें कि इस रचना का महत्व क्या है, तो साहित्य इतिहास में किया गया यह एक प्रारंभिक प्रयास है। तो इसमें उपलब्धि को नहीं माना जाएगा, लेकिन उपलब्धि क्या है इसकी कि नई दिशा की ओर, साहित्य इतिहास लिखने की नई दिशा की ओर यह एक प्रथम कदम था या प्रथम प्रयास था। कवि लोगों को या विद्वानों को ये दिखाया गया कि भाई इस तरह का प्रयास होना चाहिए। इसके बाद शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने 1883 में शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा। इसमें 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र, कविता के उदाहरण के साथ कवियों के रचना काल, जन्म काल आदि के संकेत इतिहास के रूप में दिए गए। तो इतिहास के रूप में इस ग्रंथ का महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें उस समय तक उपलब्ध हिंदी कविता संबंधी जानकारी को या ज्ञान को संकलित कर दिया था, जिसके बाद इतिहासकार इसका लाभ उठा सकते थे। इसका विशेष महत्व नहीं, इसका महत्व सिर्फ इतना था कि इन्होंने जितने भी हिंदी के काव्य तब तक लिखे हुए थे पहले से, उन सबको एक जगह संकलित कर दिया। मतलब 1000 तक कवियों को स्थान देकर उनकी कविताओं के बारे में लिखकर एक जगह संग्रह कर दिया था। तो क्या कहा गया, इन्होंने जो संग्रह किया उसको कविव्रत संग्रह कहते हैं। इनके बाद शिव सिंह सेंगर के बाद जॉर्ज ग्रियर्सन हुए। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। जॉर्ज ग्रियर्सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। ये जो इनकी पुस्तक थी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौन सी पुस्तक लिखी, 1888 में प्रकाशित हुई थी और पुस्तक का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस पुस्तक का प्रकाशन कहाँ हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका थी कि पत्रिका के विशेषांक में हुआ था। इन्होंने कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकरण और प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। हिंदी भाषा व साहित्य के स्वरूप के संबंध में प्रस्तुत दृष्टिकोण परिवर्ती इतिहासकारों के पथ प्रदर्शक ग्रंथ का कालखंडों में विभाजन, प्रत्येक अध्याय काल का विशेष का सूचक है। मतलब प्रत्येक अध्याय काल विशेष जो है वो उस समय का सूचक है। प्रत्येक काल में गौण कवियों का अध्याय, इन्होंने जो भी गौण कवि हुए थे उस काल में उनका जो वर्णन है वो अध्याय विशेष के अंत में किया था और विभिन्न युगों की काल प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए इन्होंने इतिहास लेखन किया तथा उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों और प्रेरणा स्रोतों के उद्घाटन का प्रयास किया। इनका कहने का मतलब ये है कि जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे, इन्होंने अपने ग्रंथ में कालखंडों का विभाजन किया था और प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक बनाया था। प्रत्येक जो विभाजन था, कालखंड विभाजित करके हर एक कालखंड में प्रत्येक जो कवि थे उस कालखंड के अकॉर्डिंग उन कवियों को संकलित किया। इसके बाद मिश्र बंधु आए। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक पुस्तक लिखी
और ये मिश्र बंधु कौन थे? ये तीन भाई थे